नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, आज किसान तक पर। और एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय मंत्री जी गणेश जोशी जी का स्वागत कीजिए। बहुत धन्यवाद सर। आप हमारे इस मंच पर आए, इसके लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत धन्यवाद। हमारा उद्देश्य आज हमारे इस कृषि कॉन्क्लेव का मंत्री जी ये है कि किसानों तक आपकी योजनाएं पहुंचाई जाएं, भारत सरकार की, राज्य सरकारों की, उत्तराखंड में आप क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, और एक संवाद स्थापित किया जाए किसानों के बीच में, वैज्ञानिकों के बीच में। और हमारे आज पूरे दिन भर के सत्र में विभिन्न वैज्ञानिक आएंगे, अलग अलग विश्वविद्यालयों के, कृषि विश्वविद्यालयों के वीसी आएंगे, सब आ रहे हैं। लेकिन हमने ये आयोजन इसलिए किया है कि अगले 10 वर्षों तक कृषि की स्थिति हमारी क्या हो, उसकी दशा क्या हो, उसकी दिशा क्या हो। उत्तराखंड में आप ऐसी कौन सी योजनाएं चला रहे हैं, आपकी सरकार, आपका मंत्रालय, आप किसानों के लिए ऐसे कौन से कार्य कर रहे हैं जहां अगले 5 सालों में आप अपने किसानों को कहां देखते हैं? देखिए, जहां देश की जीडीपी में एग्रीकल्चर का योगदान 19.9% है, वहीं उत्तराखंड की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा स्थान एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर का है। उदाहरण के लिए हमारा नवोदित राज्य है। राज्य बनने के बाद, क्योंकि विकास के नाम पर इंडस्ट्री आ रही हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, हमारा खेती का क्षेत्रफल 2 लाख हेक्टेयर घट गया है। घट गया? और खेती का क्षेत्रफल घटा है। अच्छा। लेकिन हमारा उत्पादन 3 लाख टन बढ़ा है, प्रोडक्शन हमारा बढ़ा है। इसका मतलब हम नई तकनीक का प्रयोग करके हमारे किसान विभिन्न फसलों को उगा रहे हैं, और इसी वजह से जो है हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है। जितना हम समझते हैं उत्तराखंड को, पहाड़ है, दुर्गम इलाके हैं, दूर दराज, कैसे वहाँ सुविधाएं पहुँच पाती होंगी, आधुनिक यंत्र पहुँचते होंगे, तो एक आम इंसान होने के नाते मैं नहीं जानता। मुझे लगता है कि वहाँ कृषि करना बहुत कठिन कार्य है, दुर्लभ है। ऐसा है क्या? तो निश्चित। देखिए, हमारे उत्तराखंड के हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून का कुछ तराई का क्षेत्र, नैनीताल का तराई का क्षेत्र अगर छोड़ दें तो लगभग 50% हमारा पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। और वहाँ पर कोई ऐसे जैसे प्लेन्स खेत होते हैं, ऐसे वहाँ पर सीढ़ीनुमा खेत हुआ करते हैं। लेकिन सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। मुझे याद है वर्ष 2023 को नरेंद्र मोदी जी ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया था, और यहीं पूसा से उसकी शुरुआत हुई थी। 162 देश के डेलीगेट्स उसमें थे, और प्रदेश के कृषि मंत्री होने के नाते मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला। और आज जो श्री अन्न है, जो मिलेट्स है, ये हमारी परंपरागत खेती में है। अब दूसरा, जब मिलेट इंस्टीट्यूट हैदराबाद ने जब टेस्टिंग की, हमारा मिलेट्स सबसे बेहतर पाया गया, क्योंकि मिलेट्स में उसकी देखभाल भी उसको करने में खर्चा कम आता है, उसमें पानी भी कम लगता है। और आज हमारे प्रदेश में सबसे ज़्यादा एमएसपी अगर किसी फसल का है तो मडवे का है 42 रुपया 90 पैसे। और आज हम अपने किसानों को समझा रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं कि आप मडवा उगाइए, आप झिंगोरा उगाइए। आज उसकी इतनी डिमांड हो गई है। और अक्सर देखने में क्या होता है कि पहाड़ का किसान गरीब होता है, छोटा किसान होता है,
उसके पास पैसा नहीं होता, वो साहूकार से पैसा ले लेता है, उधार लेता है, और साहूकार उससे 25 रुपये 30 किलो मडवा खरीद कर आगे उसको महंगी दामों में बेचता था। हमने सुनिश्चित किया है, क्योंकि आज 4,69,000 से अधिक हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनें वहाँ पर काम कर रही हैं। हमने कहा कि हमारी समूह की बेटियां, हमारी बहनें किसान से उसके घर में जाकर मडवा खरीदेंगी, एमएसपी पर खरीदेंगी। उसके दो फायदे होंगे, एक तो किसान को उसके उपज का सही दाम मिलेगा, क्योंकि इसके लिए हम 3 रुपये किलो इंसेंटिव समूह की बहन को दे रहे हैं। अगर सपोज वो 10 किलो मडवा लाती है तो उसको 30, 20 लाती है तो 60। उसके दो फायदे होंगे, एक तो किसान को उसके उत्पाद का सही दाम मिलेगा, दूसरा नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि हम 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, उस दिशा के लिए भी एक सार्थक कदम होगा। ये काम हमारी सरकार कर रही है। दूसरा, जहां अन्य फसलों के बीज पर हम 50% सब्सिडी देते हैं, मिलेट्स पर हम 80% सब्सिडी दे रहे हैं। और यही कारण है कि आज हमारे पहाड़ में जो एक पलायन बहुत बड़ा मुद्दा था, आज लोग अपनी परंपरागत खेती की ओर आ रहे हैं, मिलेट्स की ओर आ रहे हैं, और हमारा पलायन भी रुक रहा है, और लोग जो है मिलेट्स के उत्पाद की ओर जो है हमारा किसान आ रहा है। एक अभी चर्चा के दौरान आप बता रहे थे कि हमने फसलें कम समय में लेनी शुरू की, और बागवानी का भी आप उल्लेख कर रहे थे। तो आपको लगता है कि मैं इन दोनों मुद्दों पर आऊँ उससे पहले एक फसलों को लेकर एक और प्रश्न आपसे पूछ लेता हूँ। हम देखते हैं कि देश में आज पंजाब और हरियाणा में किसान जो हैं वो आमतौर पर दुखी नज़र आते हैं, आंदोलन नज़र आते हैं, उनके आंदोलन होते हैं, वो दुखी नज़र आ रहे हैं। उत्तराखंड में कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है आपके किसानों की? देखिए, आंकड़े गवाह हैं और चुनाव के परिणाम भी गवाह हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूं, 2022 में हमारे यहाँ विधानसभा का चुनाव हुआ। उस टाइम मेरे पास एग्रीकल्चर नहीं था, मैं उस टाइम इंडस्ट्री और सैनिक कल्याण मंत्री था, और मैं उत्तरकाशी जिले का प्रभारी था। तो मैंने वहाँ पर एक मीटिंग्स ली। उस मीटिंग में मैंने करीब 500-600 लोग थे। तो मैंने उनसे पूछा, भाई आपको किसान सम्मान निधि मिलती है? तो 500 में से सिर्फ 8 लोगों को छोड़कर मतलब सारे किसान थे। तो खैर मेरे ख्याल से 7वीं-8वीं किस्त मिल गई है। उस टाइम 8वीं किस्त मिली थी। तो मैंने कहा, आपको किसान निधि किस्त मिल गई है? कहने लगे हाँ। कहने कौन सी किस्त मिली? कि 8वीं किस्त मिल गई है। मैंने कहा, किसान सम्मान निधि आपको किसने दी? कहने लगे मोदी जी ने। मैंने कहा, वोट किसको करोगे? कि मोदी जी को। मोदी जी मतलब भाजपा को। और जब मैं वहां से लौटकर देहरादून आया तो हमारे प्रहलाद जोशी जो हैं वो हमारे प्रभारी मंत्री थे, मैं उनके पास बैठा हुआ था, क्योंकि मैं बहुत ग्रास रूट से आया हूँ। आई वाज अ सोल्जर इन इंडियन आर्मी। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने 0 से शुरू होकर मैं यहाँ पहुँचा हूँ। कहने कि तो जो मुझे काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, जोशी जी आप तो नीचे से ऊपर आए हैं। यार कोई कह रहा है कि 15 सीट आएंगी, कोई कह रहा 20 सीट आएंगी, कोई कह रहा 25 आएंगी। मैंने सर अगर आप मेरी बात का विश्वास करें, मैंने कहा 40+ जाएंगे। कहने लगा यार तुम ये कैसे कह रहे हो? मैंने कहा इस मीटिंग की मैंने उल्लेख किया, और मैंने कहा उस टाइम तक हम 9,29,000 किसानों को किसान सम्मानित दे चुके थे। तो मैंने कहा ये एक बहुत बड़ा वर्ग है, बहुत बड़ा नंबर है। मैं इस दम पे आपसे कह रहा हूँ। और वास्तव में जब हम चुनाव जीते, हमारी 47 सीटें आई, तो मुझसे कहने लगे जोशी जी आप सही कह रहे थे। यही आधार था आपका? दूसरा, आपने अभी किसान आंदोलन की बात की। अगर आप उस आंदोलन को उठाकर देखें
क्या पंजाब में ही किसान है, क्या हरियाणा में ही किसान है, या यूपी की छोटी सी बेल्ट है एक वहां पर जहां पर सही चलता है? हमारे यहाँ पे तो किसान है, उन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया, कोई आंदोलन नहीं हुआ। यही कारण है कि लोकसभा के अंदर भी सात हमारी जो है 5 की 5 सीटें हम लेकर आए, विधानसभा के अंदर 47 लेके आए हैं। तो इसलिए किसान आंदोलन जो मैं कहना चाहूँगा, ये कुछ बड़े किसानों का, पूंजीपतियों का आंदोलन है। यही कारण है कि आज उसको इतना समर्थन नहीं मिल पा रहा है और वो आज बैकफुट पर है। उद्देश्य क्या हो सकता है, क्यों? देखिए, आज जिस प्रकार से मोदी जी कृषि के क्षेत्र में विशेषकर मैं कहना चाहूँगा, मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले किसी फाइल पर अगर सिग्नेचर किए थे तो किसान सम्मान निधि की थी। 10 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में सीधा डीबीटी से पैसा ट्रांसफर हुआ। आज इनको ये परेशानी है कि किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग मोदी जी के साथ है, इसीलिए हमारे विपक्षी साथी इसको हवा देते हैं। और देखिए, हरियाणा का ये कहा जाता था कि हरियाणा में बीजेपी को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो किसान आंदोलन को वहीं पर रोका गया था, खट्टर जी ने वहां से आगे नहीं आने दिया था। क्या हुआ? पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। पहले हम बैसाखी भी थे, आज। तो कहने का तात्पर्य यह है, जो आपने बात की कि किसान आंदोलन का पूरे देश के अंदर, अब मैंने कहा ना, 2 स्टेट को छोड़ कर कहीं देख लीजिएगा, या यूपी की सिर्फ वेस्टर्न यूपी की बेल्ट आप देख लीजिएगा। जब योगी जी ने कहा टिकैत जी को कि आप आइए, आपका स्वागत है, तो उन्होंने तो वहाँ जाने से मना कर दिया। उन्हें बताया योगी जी की सरकार है, यहाँ तो प्यार मोहब्बत हो जाती है, दिल्ली आते हैं तो, क्योंकि दिल्ली रुक जाते हैं, वहाँ जाएंगे तो इलाज हो जाएगा। तो इसीलिए उत्तराखंड में किसान आंदोलन के नाम पर हो, और चाहे थोड़ी सी बात कर लूँ, क्योंकि मैं आराम से सर, आराम से प्लीज। अग्निवीर, क्योंकि मैं पूर्व सैनिक, आप सैनिक हैं तो आपका जी 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 उस पर बड़े सवाल। अब अग्निवीर पर पूरे देश में विरोध हुआ, और उत्तराखंड एक सैनिक बहाली प्रदेश है। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा छोटा सा राज्य करता है। अपने जो सैनिक हैं पूरे, उसके 70%, हर 5वां सैनिक उत्तराखंड से, इंडियन आर्मी आवर स्टेट, हर 5वां सैनिक। और बड़ी बात है। आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देख लीजिएगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर देख लीजिएगा, 47 देख लीजिएगा, 62 देख लीजिएगा, 65 देख लीजिएगा, 71 देख लीजिएगा, पुलवामा देख लीजिएगा, गलवान देख लीजिएगा, ताज पर हमला देख लीजिएगा, संसद पर हमला देख लीजिएगा, कोई ना कोई जवान हमारा उत्तराखंड से शहीद होता है। ये वीरों की भूमि है। और जब अग्निवीर का पूरे देश में विरोध हो रहा था, और हमारे कुछ कांग्रेस के नेता वहां झंडा लेकर घूम रहे थे, इनको आदमी नहीं मिला समर्थन में, और आज 4,600 से अधिक अग्निवीर पहले भर्ती हो चुके हैं हमारे यहाँ, कुमाऊं सेंटर एंड गढ़वाल सेंटर, और अभी वहाँ पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। तो जितने भी ये इस प्रकार के विरोध हो रहे हैं, ये पॉलिटिकल विरोध हैं। अग्निवीर कोई हमारे देश में थोड़ी है। आप देखिए, कई कंट्रीज में इसको लागू किया गया है, उसके परिणाम भी हैं कि सामने वाला आपका यंग सैनिक है, उसके सामने हम 60 साल के व्यक्ति को खड़ा करेंगे, क्या उससे लड़ पाएगा? उसको देखते हुए ये मोदी जी इसको काफ़ी अध्ययन करने के बाद, क्योंकि मैं जो बीइंग एक्समैन, मैं सीडीएस से मिलता रहता हूँ, मैं चीफ से मिलता हूँ, मैं वाइस चीफ से मिलता हूँ, तो जब मैंने, पहले मुझे भी लगता था, जब मैंने उसकी गहराई पे गया, मैं समझा, तो इसलिए मैंने कहा कि हमारे जहाँ तक प्रदेश की बात है, और एक आपको याद होगा, स्वर्गीय लालबहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। देखिए, आज फौज में कौन जाता है? किसान का बेटा। किसी बिजनेसमैन का बेटा तो जाएगा नहीं, कभी नहीं।
नहीं, वो जाते हैं तो फिर वो अधिकारी वो सीडीएस करें, एनडीए करें और या किसी ब्यूरोक्रेट्स का बेटा तो जाएगा नहीं, जी जी वो ब्यूरोक्रेसी में आना चाहेगा। किसी डॉक्टर का बेटा तो जाएगा नहीं। अगर बॉर्डर पर जाता है तो किसान का बेटा जाता है। और जब वो जवान 25 साल, 30 साल, 17 साल नौकरी करने के बाद आता है तो वो जवान फिर खेती भी करता है। तो आज जय जवान जय किसान के नारे को अगर साकार कर रही है तो उत्तराखंड कर रहा है। और हमने जहां किसानों को हमारी सरकार सुविधाएं दे रही है, जैसे मिलेट्स मिशन में हमने 73 करोड़ की व्यवस्था की है, एप्पल मिशन में हमने 35 करोड़ की व्यवस्था की है। हमारे किसान यहाँ पर बैठे हैं, शर्मा जी पद्मश्री जी। आज हाई डेंसिटी का एक समय ये था कि जो हम सेव लगाते थे वो 5 साल 6 साल में फल देता था। आज हाई डेंसिटी का एप्पल हम लगा रहे हैं तो कभी आप शर्मा जी की नर्सरी में आके देखिएगा, मैंने भी जाना है, एक दिन मैं आपको लेकर चलूंगा। आज एक साल में पहली बार 6.5 किलो फल दे रहा है, दूसरे साल 22 किलो फल दे रहा है, तीसरे साल 24.5 किलो फल दे रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि चाहे जवान की बात हो, जैसे मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा जवान देश की सीमा पर, उदाहरण मैं एक चीज़ और दे रहा हूं, जहां सैनिक के रूप में हो चाहे अधिकारी के रूप में हो, अभी पासिंग आउट पीरियड भी नहीं। हमारा छोटा सा राज्य, हमारे 29 कैडेट पास आउट हुए और जिनसे हम अलग हुए हमारा बड़ा भाई हमसे 9 गुना बड़ा है, उसके 52 कैडेट पास आउट हुए। इस बात का प्रतीक है कि चाहे सैनिक के रूप में हो चाहे एक अधिकारी के रूप में हो, उत्तराखंड का जवान देश की सीमा पर जाकर देश की रक्षा करना चाहता है। और हमने आज इनकी, क्योंकि मेरे पास सैनिक कल्याण मंत्रालय भी है जहाँ कृषि है जी, और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ माननीय मोदी जी का, अमित शाह जी का, नड्डा जी का और अपने मुख्यमंत्री जी का कि एक पुरुष सैनिक होने के नाते उन्होंने मुझे एक भाग दिया। देखिए, कोई जवान जब शहीद होता है तो पूरा गांव, पूरा मोहल्ला, पूरा शहर उसके घर आता है, जिंदाबाद के नारे लगाता है, सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा नारे लगाता है, और बाद में लोग भूल जाते हैं। हमारी पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने फैसला किया है कि देश की सीमा पर रक्षा करते हुए अगर कोई जवान शहीद होगा, चाहे सेना का हो चाहे पैरामिलिट्री फोर्स का हो, उसके परिवार को, एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का काम पुष्कर सिंह धामी की सरकार करेगी। अभी तक हमने 27 लोगों को जो है इसके माध्यम से नौकरी दी है। अब देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि देश की सीमा पर क्योंकि सबसे ज़्यादा सैनिक हमारे यहाँ से होते हैं, जब कोई जवान शहीद होता है तो उसको एक मुश्त एक सम्मान। देखिए, किसी की जान की कोई कीमत नहीं होती, किसी की जान की कीमत किसी को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनको जो सम्मान राशि दी जाती है, मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया, मैंने सारे स्टेट्स के उसका अध्ययन किया। मैंने कहा सर, हमारे यहाँ जो जवान शहीद होता है उसको हम जो एक मुश्त सम्मान राशि हम देते हैं बहुत कम है, और आज हमने उसको 50 लाख रुपए कर दिया है। कोई देश की सीमा पर रक्षा करते हुए जवान शहीद होगा, उसके परिजन को 50 लाख रुपए हमारी सरकार देगी। फिर देखने में आता था कि बहू जो है अपना पैसा मिला और बहू चली गई, माता पिता रह जाते थे। हमने भी उसका भी एक रेशो फिक्स कर दिया कि माता पिता की भी चिंता करी। तो इस प्रकार हम चाहे सैनिक कल्याण के क्षेत्र में हो चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, हमारी सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है। और आप शायद उत्तराखंड आएंगे, हमारे यहाँ 4 धाम है, बद्री, केदार, गंगोत्री, जमुनोत्री। जब प्रधानमंत्री जी 14 में परेड ग्राउंड पर आए तो उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 4 धाम तो हैं, क्योंकि
यहाँ के लोग वीर हैं और देश की सीमा पर रक्षा करते हैं और हमेशा शहीद होते हैं, एक 5वां धाम सैन्य धाम यहाँ पर होना चाहिए। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना और धामी सरकार का संकल्प, जिसको पूरा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और आज एक विशाल सैन्य धाम देहरादून के गुनियाल गांव में बनकर तैयार हो गया है। शीघ्र ही उसका हम लोकार्पण करेंगे। और उसमें हमने क्या किया, धाम का मतलब देखिए, एक स्मारक होते हैं, एक मेमोरियल होते हैं। धाम का मतलब होता है एक पवित्र स्थान पर। भारत की सेना में 2 सैनिकों की पूजा होती है, बाबा हरभजन सिंह और बाबा जसवंत सिंह, उसके मंदिर उसमें हैं। और हमने पिछले कार्यकाल में 1734 शहीद परिवारों के घरों में हम गए। उन घरों से उस आंगन की पवित्र मट्टी को लेकर हम आए। 28 नदियों का जल हम लेकर आए और उसको अमर जवान ज्योति के नीचे हमने प्रतिष्ठापित किया। और देश के सीडीएस जनरल चौहान उस कार्यक्रम में थे, हमारे माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी उसमें थे, मैं स्वयं उसमें था। और मुझे वो घटना याद आती है, जब मैं उस कार्यक्रम में था तो एक बहन मुझसे चिपड़ कर रोने लग गई। कहने कि जोशी जी, हमने कभी नहीं सोचा था, उसका भाई था शायद, कि हमारे भाई को इतना सम्मान मिलेगा। तो ये काम हमारी सरकार कर रही है। जो नारा जय जवान जय किसान का आकार वास्तव में साकार हो रहा है, तो उत्तराखंड से हो रहा है, ये मैं कहना चाहता हूँ। दोस्तों देखिए, ऐसे हैं गणेश जोशी जी। हम इनका इंटरव्यू करने यहाँ पर आए थे, बहुत सारे सवाल लेकर आए थे, लंबी चौड़ी लिस्ट है मेरे पास। लेकिन ये एक भावुक व्यक्ति है, आप बहुत इमोशनल हैं और वो आप बड़ा आप गौरवान्वित महसूस करते हैं, अपने आप को गर्व से आज भी कहते हैं कि मैं पूर्व सैनिक हूँ। नहीं, मैं तो पूर्व सैनिक के साथ साथ मैं ये कहता हूँ, आई वाज ए सोल्जर, आई वाज नॉट एन ऑफिसर, नॉट आर्मी। मेरे ख्याल से देश के अंदर शायद मैं पहला सिपाही होऊंगा जो इस पद पर बैठा हूँ। बिल्कुल तो मैं जब जोरदार तालियां। बिल्कुल, मैं जब बड़े बड़े मंचों पर कहता हूँ कि साहब मैं फौज में सिपाही था, तो मुझसे कई लोग कहते हैं जोशी जी आप 4 बार एमएलए बन गए हो, 3 बार मंत्री पद की शपथ ली, आप क्यों बोलते हो मैं फौज में सिपाही था? तो मैं ये कहता हूँ, अगर मैं फौज का सिपाही नहीं होता तो मैं विधायक भी नहीं होता, और मैं फौज का तो मंत्री भी नहीं होता। मैं अपने जीवन में जो सीखा है, दिन रात मेहनत करना, हर चीज में टाइम की बचत। आप देखोगे आप क्या बिल्कुल टाइम से आ गया था। तो मैंने अपने जीवन में जो 7 साल के अंदर फौज से सीखा है, मैं अपने इसको जीवन में उतारता हूँ, मैं सफल हो जाता हूँ। अनुशासन सबसे बड़ी बात, समय से आप आ गए। देखिए, अगर हम टाइम की कीमत को नहीं पहचानेंगे, देखिए वक्त रुकता नहीं है। एक समय था मैं बिल्कुल जवान था, मैं 20 किलोमीटर वॉक करता रहा, मैं बॉक्सिंग खेलता रहा। आज मैं 68 पहुंचने वाला हूं। तो देखिए वक्त रुकता नहीं, वक्त तो आगे बढ़ते जाएगा। इसलिए वक्त की कीमत को हमें पहचानना चाहिए। और वक्त की कीमत को आप पहुंचानोगे, तो मैं अपने अपने स्कूल से लेक्चर्स जाता हूं तो सबसे पहले मैं बच्चों से यही कहता हूं। तो इसलिए थोड़ा सा अलग भी दिखाई देता हूं औरों से। नहीं, आप एकदम दबंग हैं, बिल्कुल जोशीले हैं, कॉन्फिडेंस है, अनुशासित हैं, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बोलता रहा हूँ, मैं तो रह गया, मेरा इंटरव्यू तो आपने करने ही नहीं दिया, इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनाई। अब मन कर रहा है और आपसे बातें करें, लेकिन वो टाइम सब हो गया। एक बात मैं आपके इंटरव्यू की बात आप पूछना भूल गए। आपने कहा देवभूमि की दिव्य खेती, मैं खुद बोल देता हूँ फिर, क्योंकि आपका टाइम हो रहा है। जी, मैं जरूर आ रहा था देवभूमि की खेती के बारे में, तो बहुत सारी तो मैं बोल देता हूँ ना, मुझे बताया कि आप भूल गए। अब मेरी बातों में इतने मंत्रमुग्ध हो गए, आपका ध्यान कहीं और चला गया, फौजियों की तरफ चला गया। हाँ, बिल्कुल सही बात। देवभूति की दिव्यता की आप बात करें तो ये तो इतिहासों में है। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो संजीवनी बूटी लेके हनुमान जी कहाँ गए थे? द्रोण पर्वत तुम्हारे चमोली में है। तो अच्छा, जो उसकी दिव्यता है तो वहीं से। जब पांडवों को वनवास हुआ था, पांडव कहाँ गए थे? मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के बगल में है लाखा मंडल, वहीं पर उन्होंने मडवे की रोटी खाई थी। तो ये हमारी दिव्यता।
वो संदेश ये आया है सर कि बड़ा मज़ा आ रहा है, आपको सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, तो हमारा टाइम जो ख़त्म कर दिया गया था बढ़ा दिया गया है। बहुत धन्यवाद आपका अनुज जी। मैं आपसे इस अवसर पर, और अभी आपसे अब निजी बातें अब आपसे और करूंगा क्योंकि आपने छेड़ दिया, आपने अपने सैनिक होने की और उसके गर्व की आपने बात कर दी। लेकिन यहाँ जो हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं, ये अपनी अपनी जगह जाकर आपका संदेश आगे पहुँचाएं, और उत्तराखंड के किसानों को विशेषकर आज आप इस मंच के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे देश से आए हुए किसान भाइयों का अभिनंदन करता हूं, उनको नमन करता हूं, क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूं और आज भी मैं खेती करता हूं। हालांकि मैं अब खुद नहीं कर पाता, मेरा बेटा मेरे जो फार्म हाउस उस पर जाता है। मैं गेहूं नहीं खरीदता, मैं चावल नहीं खरीदता, मैं सरसों का तेल नहीं खरीदता। ये सारी चीज़ें मेरे खेत से आती हैं, क्योंकि इस प्रकार की आज मिलावट हो रही है। तो अपने किसान भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी जितना किसानों के लिए कर रहे हैं, जितनी योजनाएं आ रही हैं, क्या और आपकी प्रदेश सरकारें निश्चित ही कर रही होंगी। हालांकि विभाग कोशिश करता है कि उसका लाभ किसान तक पहुंचे, और मैं आभार करता हूं प्रधानमंत्री जी के कि आज सब चीज़ डीबीटी के माध्यम से सीधा, चाहे सब्सिडी हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, सीधा किसान के खाते में जाती है। एक दिन मैंने उधम सिंह नगर की बात, मैंने किसान उनसे पूछा, मैंने कहा यार ये जो 3,000 रुपये जो 2,000 रुपये जो किसान सम्मान निधि है, ये जो आपके खाते में आती है, क्योंकि कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कहा था कि यहाँ से हम 1 रुपया भेजते हैं और जब नीचे पहुँचता है तो 15 पैसे होता है। तो मैंने कहा अगर कांग्रेस की सरकार होती तो क्या होता? चल जा 300 रुपये आते हैं हमारे खाते में। तो आज सबसे बड़ी बात है कि आज बिचौलियों को समाप्त कर दिया गया है। कोई बीडीओ नहीं, कोई ग्राम प्रधान नहीं, कोई ब्लॉक प्रमुख नहीं, कोई सीडीओ नहीं, कोई डीडीओ नहीं। आज हमारी जितनी भी योजनाएं हैं सेंटर की, वो सीधा किसान के खाते में जाती हैं, और उसी पद्धति पर चलते हुए हमारी स्टेट की गवर्नमेंट भी, हमारे प्रदेश, हमने भी अपने कृषि मंत्री, मैंने अधिकारियों को सूचित किया है कि हमारी जितना भी योजनाएं हैं वो सीधा डीबीटी से किसान के खाते में जाए और किसान उसका लाभ ले। और जैसा कि मैंने एक अभी उदाहरण दिया कि क्या किसान सिर्फ पंजाब में है या किसान सिर्फ हरियाणा में है, और जगह क्यों आंदोलन नहीं होता ये? तो इस चीज को आपके माध्यम से, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, व्हाट्सएप फेसबुक का जमाना है, ये पूरे देश में जाना चाहिए। ये लोग मोदी जी की जो सुधार कार्य हैं कृषि के क्षेत्र में कर रहे हैं, उनको रोकना चाहते हैं, इस प्रकार की इसलिए हरकतें कर रहे हैं, इनको इसका जवाब मिलना चाहिए। ये संदेश आपकी तरफ से पूरे देश में जाना चाहिए। सर फिर अब आप बार बार इस बात पे जोर दे रहे हैं तो मैं रोक नहीं पा रहा हूं अपने आप को। तीनों कृषि कानून प्रधानमंत्री ने वापस ले लिए, तो क्या आपको ये लगता है कि अगर ये मुट्ठी भर लोग हैं तो उनके आगे सरकार, आप इंतजार कीजिएगा, सरकार को झुकना चाहिए? आप इंतजार कीजिएगा, आप इंतजार कीजिएगा। क्या किसी ने सोचा था कि धारा 370 समाप्त होगी? क्या किसी ने सोचा कि 35 से समाप्त होगी? नहीं सर, फिर हमारा मेरा ये कहना था कि आप थोड़ा इंतजार कीजिएगा, क्योंकि जिन निर्दोष लोगों को आगे करके आंदोलन रखा जा रहा था, कुछ लोगों की इसमें मृत्यु भी हुई। हम नहीं चाहते थे कि निर्दोष लोग इन आंदोलन की आड़ में वो हों। आप इंतजार कीजिएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिन कानूनों को हमने वापस लिया है उनको हमने स्थगित नहीं किया है, इसको नोट कीजिएगा आप। ठीक है, है, उनको वापस लिया है, फिर से लाएंगे, उनको लागू करेंगे, नरेंद्र मोदी जी करेंगे, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं। इन लोगों के कारण देखिए, मैं फौज में रहा हूं,
जब लड़ाई होती है तो दुश्मन को, हमको जो है कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा पीछे हटना पड़ता है, फिर हम अटैक करते हैं। सर आप पहले ही विवादों में रह चुके हैं सर, ऐसी बातें कर रहे हैं आप यहाँ पर। अब क्या करूँ, देखिए मैं देखिए मैं जो सच्चाई है वह कहता हूँ। अब विवाद में कोई बात नहीं, दिक्कत है, विवादों में रहना तो मेरी किस्मत में है। मैं सही भी करता हूँ, विवादों में आ जाता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ विवादों में आ जाता हूँ। अब आप हमारे विपक्षी लोग इन किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपना मतलब सिद्ध करना चाहते हैं, और ये कानून कोई, हमने तो उसको लागू किया है ना, ये तो कांग्रेस के ज़माने से प्रस्तावित था, अगर आपको जानकारी होगी थोड़ा सर। लेकिन कांग्रेस का था कि हर चीज़ को लिंगर ऑन करती थी, टालती थी। हम किसानों के हित में उसको लेकर आए। हमने उनसे कहा कि हम कई चीज़ों में आपसे समझो, जो जिस चीज़ पर आप बिल्कुल एग्री नहीं है, हम आपसे बात कर रहे हैं। सारे मंत्रियों ने बात की, मंत्रिमंडल के लोगों ने उनसे बात की। उसके बाद आप नहीं मान रहे, ठीक है, हमने वापस ले लिया। हम फिर बात करेंगे आपसे, हम फिर बातचीत करेंगे आपसे। सर आपको क्या लगता है, किसान ये कहते हैं, जो मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ जो आंदोलन पर बैठे हुए हैं हरियाणा और मुख्यतः पंजाब के जो किसान हैं, वो कह रहे हैं कि हमसे तो बात ही नहीं होती। कौन कह रहा है? कितनी वार्ताएं हो गई हैं? हाँ वार्ताएं, लेकिन लंबी चली है। मैं आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिएगा। अब हालांकि मैं तो बहुत छोटे स्तर का कार्यमंत्री हूँ, एक प्रदेश की बात करता हूँ, लेकिन मैं लगातार, मैं अखबारों में देखा है, मैंने टीवी के माध्यम से मैंने देखा है कि उनको वार्ता के लिए बुलाया जाता है, फिर वापस चले जाते हैं कि हम इस पर सहमत नहीं हैं। देखिए, किसी भी चीज़ का हल टेबल पर बैठ के होता है। जब भारत और चाइना टेबल पर बैठ सकते हैं, भारत तो पाकिस्तान टेबल पर बैठ सकते हैं, ये तो हमारे अपने लोग हैं भाई। किसान तो हमारा अन्नदाता है देश की। मैंने कहा ना, जीडीपी के अंदर लगभग 20% का योगदान हमारी कृषि क्षेत्र का है, और पंजाब का तो बहुत बड़ा योगदान है हमारा। तो हमें बैठ के बातचीत करनी चाहिए। जब बार बार आपको बुला रहे हैं, और हमें राजनीतिक दलों का टूल नहीं बनना चाहिए। आप राजनीतिक दलों का मोहरा बन रहे हैं। अब वो व्यक्ति किसानों के बीच में जाता है जो कहता है कि ये जो आलू से हम, क्या बोला था पप्पू जी ने, एक उदाहरण था कि साहब ये लाल मिर्च महंगी है तो किसान जो है लाल मिर्च क्यों नहीं उगाता। जिस आदमी को एग्रीकल्चर का ए नहीं आता हो, वो किसानों के बीच में जाकर किसान की बात करें, समझ में आती है क्या? अरे किसान के बीच में अगर शिवराज जी जाएं, जो खेती करते हैं, जो किसानों की दर्द को समझते हैं, इतनी बार सीएम रहे, वो व्यक्ति किसान की बात को समझ में आता है। तो मेरा ये कहना है अपने किसान साथियों से कि आप बातचीत करें, हमारी सरकार के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। कहीं हमें थोड़ा झुकना भी पड़ेगा, हम झुकेंगे, लेकिन बैठ के बात तो करें भाई। आपने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से बात करने से मना कर दिया। मैं आज के अखबार में कहीं पढ़ रहा था, बात तो बैठ के ही होगी ना। इसका मतलब आप राजनीतिक दलों के टूल न बने, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। एक बार हम फिर से उत्तराखंड पर आते हैं सर। उत्तराखंड में बागवानी की क्या स्थिति है और आप उसे किस तरह से प्रोत्साहित कर रहे हैं? देखिए, अगर मैं कहूँ, आज एप्पल के क्षेत्र में कश्मीर व हिमाचल के बाद हम तीसरे स्थान पर हैं। और हमारी सरकार का संकल्प है कि 2027 में जब हम जनता के बीच में जाएंगे, अपने हॉर्टिकल्चर के उत्पाद को हम दुगना करेंगे। मैंने उदाहरण दिया ना कि जी पहले सेब वाला 5 साल और हाँ 1 साल। मैं एक बार अभी एक दौरे पर, हमारी एक एप्पल की बेल्ट इधर है नैनीताल से ऊपर, मैं जब वहाँ पर गया कि वहाँ के किसानों ने मुझे अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा कि साहब हमने, हमारा जो है सेब पड़ा हुआ है और मंडी वाले सेब लेकर नहीं जा रहे हैं, और हमारे घरों में सेब भरा हुआ है। मैं उनके घर में क्या दिखा, वास्तव में उन्होंने कमरे खाली कर रखे थे और उसमें सेब पड़े हुए थे। क्योंकि मंडी मेरे पास होती है, तो मैंने मंडी के डायरेक्टर को फ़ोन किया। मैंने कहा भाई तुम यहाँ, मैं इस गांव में आ रखा हूँ, यहाँ पर आ रखा हूँ, और इनके सेब पड़े हुए हैं, आप सेब क्यों नहीं।
कहने साहब पिछली बार इनका 9,000 टन सेव हुआ था और इस बार हमने 14,000 टन सेव खरीद दिया और अभी भी इनका बाकी है, तो इसका मतलब हमारा उत्पाद बढ़ रहा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आने वाले समय में हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में उत्तराखंड का एक अपना स्थान होगा। दूसरा, जैविक खेती। आज हम 38% जैविक हैं। हमारा संकल्प है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम इसे 50% तक लेकर जाएंगे। जब किसी चीज़ के आगे की जैविक लग जाता है, सपोज कोई राजमा 150 रुपये किलो है, जब वो जैविक हो जाती है तो वो 300 रुपये किलो बिकती है, तो उससे किसान को भी उसके उत्पाद का सही दाम मिलता है और जो हमारी इकोनॉमी है वो भी बढ़ती है। तो आज जैविक खेती के माध्यम से, हॉर्टिकल्चर के माध्यम से उत्तराखंड आने वाले समय में अपनी आर्थिकी के क्षेत्र में इस चीज़ का एक बहुत बड़ा योगदान होगा। सर बहुत धन्यवाद, बहुत मज़ा आया, बहुत सारी बातें आपने बताई और जो आपका वो सैनिक प्रेम है वो बहुत ज़बरदस्त है, वो बड़ा अच्छा लगा। मैं आपसे बहुत सारी निजी बातें भी पूछना चाहता था, लेकिन अब क्या करूं, अब फिर से इशारा हो गया कि अब तो ख़त्म करी, तो आप तो अलग से पूछ लीजिए, चिट्ठी आ गई नहीं लेकिन क्या आपके निजी शौक क्या हैं, क्या क्या करते हैं आप? पिक्चर देखते हैं सर? फिलहाल तो निजी शौक पूरे करने का समय ही नहीं है। अब ये तो बता तो दीजिए, हैं क्या, पिक्चर देखते हैं कि नहीं? नहीं, मुझे देखिए, मुझे एक तो फौजियों के बीच में बैठना बड़ा अच्छा लगता है। आज भी मैं जितने देहरादून के रिटायर्ड जनरल्स हैं, जितने पूर्व सैनिक हैं, मैं उनके साथ गेट टुगेदर मिलता रहता हूँ। मेरी दिवाली होती है, होली होती, वहाँ से एनर्जी आपको मिल रही है? वहाँ जैसे मेरी दिवाली होती है, होली होती है, मैं उनके बीच में चले जाता हूँ। और दूसरा, मेरी कोशिश होती है, मेरा एक ग्रैंडसन है, हालांकि इतना टाइम नहीं मिलता, मैं जाता हूँ तो सोया हो जाता है, मैं क्योंकि लेट जाता हूँ, तो कोशिश होती है सुबह मिलता है तो थोड़ा उसके साथ खेल लूँ, तो उससे भी एनर्जी मिलती है। बहुत धन्यवाद। कुछ ऐसी बात कुछ आप जो कहना चाह रहे हो हमारे किसान भाइयों को समाप्ति से पहले? एक बार फिर मैं किसानों से कहना चाहता हूँ कि आज हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार, अगर मैं कहूँ कि यही वो सरकार है जो देश सीमा पर बैठे हुए जवान की भी चिंता करती है। क्योंकि आपने देखा होगा, मैं थोड़ी सी बात कह दूंगा, एक समय ये था कि हमारे पास स्नो के बूट नहीं होते थे, हमारे पास स्नो के ग्लव्स नहीं होते थे, हमारे पास स्नो की जैकेट्स नहीं होती थी। आज जहां 15 लाख अपनी फौज के, और हमारे पास एम्युनिशन नहीं होता, विदेश से मंगाते थे, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आज सब कुछ जहां अपनी सेना की हम आपूर्ति कर रहे हैं, 70 से अधिक देशों को ये सामान हम दे रहे हैं। और आज हमारा प्रधानमंत्री, जब से प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, आपने देखा होगा, दिवाली मनाते हैं तो जवानों के साथ मनाते हैं, बॉर्डर पर जाकर, होली मनाते हैं तो जवानों के साथ मनाते हैं। तो देश के जवान की चिंता भी मोदी जी करते हैं और देश के किसान की चिंता भी मोदी जी करते हैं। मैंने कहा ना, मैंने उदाहरण दिया कि प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले किसी फाइल पे साइन किया तो किसान सम्मान निधि की थी। इसलिए आप मोदी जी पर विश्वास रखिएगा, किसान भी आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा और देश सुरक्षित भी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जवान जय किसान का नारा आज सार्थक होते हुए हमने देखा, जवान भी किसान भी हमारे साथ। बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय गणेश जोशी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने बहुत दिल खोल कर अपनी बातें कही हैं। कुछ आपने ऐसी बातें भी कही जिनसे आप विवाद में आ सकते हैं। जोरदार तालियों के साथ मंत्री जी का धन्यवाद।